हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं मैथ के सभी फॉर्मूला जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस क्लास में सभी तरीके के फॉर्मूला जो एग्जाम में आते हैं वो सभी मैंने इस क्लास में कवर किए हैं। तो आप इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिविजन के तौर पर आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बना सकूं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें है पहली n प्राकृतिक संख्या का योग, जिसका फॉर्मूला है n+1/2। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? n+1/2। अगर आपसे पूछे पहली n विषम संख्याओं का योग, तो उसका हो जाएगा n²। मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो उसके अंदर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस तरह से है, जैसे 1+3+5+7, तो इसका n संख्या हो गई 4, विषम संख्या कितनी हो गई? 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हमारा 16 हो जाएगा। है पहली n सम संख्याओं का योग, जिसका फॉर्मूला है n+1। तो इसको हम एग्जांपल देखते हैं। 2+4+6+8, n बराबर 4। तो 4 × 4+1 बराबर 5 × 4, यानी आंसर हो जाएगा 20। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 × 2n+1/6। तो इसका यह हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। n² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3², तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? n। तो n बराबर 3 है, तो 3 × 3+1 × 2 × 3+1/6। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहली n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, पहली n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्यूब है तो अपन को स्क्वायर करना है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, n बराबर कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हम कर देंगे, और 3 + 1 का स्क्वायर 32। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36। या ध्यान रखिएगा कि घन पूछे तो हमको स्क्वायर करना है, ये नहीं हो कि घन आप क्यूब लगा दे इसको। तो ये आप इंपोर्टेंट याद रखिएगा। छठा, पहली n विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है n × n+1 × n+2/6। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक न तो भाज्य और नई अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको कवर करा रही थी। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या और अनंत तक चलती है, ठीक है। और पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या माइनस, प्लस और 0 तीनों होती है। सम संख्या 2 से विभाजित होती है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, यानी खुद से और 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। और भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से भी होती है, 1 से भी होती है और अन्य किसी संख्या से भी होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/5, 4/5, 3, 1, 1.67, 2.3 बार। तो इस तरह की संख्या परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्या अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल √2, √3, 5 की घात 1/3, √4, ये और पाई ऑप्शन ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पाई ऑप्शन में दिया हुआ था। अपरिमेय संख्या कौन सी थी, ऐसा क्वेश्चन था। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? वे परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी कि सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय और परिमेय संख्या को। काल्पनिक संख्या कौन कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या -√2, -√4, -√5, इस तरह की संख्या काल्पनिक संख्या होती है। नेक्स्ट, ये आपको सेल्सफल पूछेगा कि सेल्सफल रिमाइंडर कितना बचा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि हम 19 × 18/16 का रिमाइंडर कितना होगा। तो 16 को पहले हम 19 से भाग दे देंगे तो 3 सेल्सफल बचेगा, फिर 18 से दे देंगे तो 2 सेल्सफल बचेगा। तो इस तरह सेल्सफल हो जाएगा 3 × 2 = 6। ऋणात्मक सेल्सफल पूछे तो, यानी कि 10 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? -2, यानी कि 2 बचेगा। और 9 में -1, तो 2 × 1 यानी कि माइनस का 2 सेल्सफल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हम इसमें देखते हैं तीसरा, 28 की घात 1, 2, 3, 4, 5/9।
तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि जो भी नीचे वाली संख्या उससे कटने वाला ऐसा ऑप्शन बना लेंगे हम। तो 27 9 से पूरी बार कट रहा है, तो बचा क्या, 1 बचा। तो 1 की घात 1 2 3 4 5, उसका राइट ऑप्शन भी 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको भाजक या भागफल कुछ ऑप्शन नहीं देगा, या भाजक या भागफल दे देगा और उनमें से कोई एक पूछेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और यहाँ पे कोई संख्या दे देगा तो फिर आपको हल कैसे करना है। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2 की घात n माइनस 1 अपॉन 2n। तो इस तरह का आपको फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, घातांक और कर्णी, इसका हो जाएगा a की घात m इंटू a की घात n, इसका हो जाएगा a की घात m प्लस n। दूसरा, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तीसरा हो जाएगा a की घात m इंटू n बराबर a की घात m n। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये आप याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन ये आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि a की घात 0 है तो आंसर क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 0 1 2 3, कुछ ऐसा दिया हुआ था। तो उसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। जब भी इस तरह की कोई संख्या दी हो और उसका घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो और उसका अगर आपको घात 0 दी है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट देख लेते हैं, n रूट a बराबर a की घात n। इस तरह के ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा कि इस तरह से हम लिखेंगे तो इस तरह होगा, n रूट a b बराबर n रूट a इंटू n रूट b। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एवरेज से क्वेश्चन। औसत बराबर दी गई संख्या का योग बटे दी गई अंकों का योग, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लेकर हम औसत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, संख्या बढ़ रही है तो औसत भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो संख्या जितनी बढ़ रही है उसमें आप प्लस माइनस करके उतना ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी में पदों का औसत, तो उसमें आपको क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना है। या आपको पूछ सकता है एक ही पहले n गुणजों का औसत, तो आपको इसी तरह से करना है कि गुणज में दे देगा तो उस तरह से आपको प्रथम पद बटे अंतिम पद बटे 2 इसी तरह का हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत n प्लस 1 बटे 2, इसका हो जाएगा आंसर। प्रथम n सम संख्या का औसत n प्लस 1, प्रथम n विषम संख्या का औसत n, 1 से n विषम संख्या का औसत अंतिम सम संख्या प्लस 1 बटे 2, n से n सम संख्या का औसत अंतिम सम संख्या प्लस 2 बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो हम इसे देखते हैं, a अनुपात b, इसका हो जाएगा, हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो तो हम इसको ऐसे सोल्व करना है, a इंटू b बराबर b इंटू सी, अनुपात में दिया होता। यदि मध्य अनुपाती पूछा जाए तो किस तरह से करना है, उसको आपको मध्य अनुपाती में इस तरह से ऑप्शन दे देगा, या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से याद रखना है कि हमेशा मध्य अनुपाती x बराबर रूट a b हो जाएगा, यानी लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या यानी कि स्क्वायर हो जाएगा मध्य अनुपाती, यानी कि 20 की संख्याओं का अपन स्क्वायर करके यानी कि फर्स्ट और फोर्थ संख्या को हम रूट में ले लेते हैं, इस तरह याद रखिएगा। तृतीय संख्या, इसका सूत्र हो जाएगा x बराबर b स्क्वायर अपॉन a, x बराबर b स्क्वायर बटे a, आंसर हो जाएगा। चतुर्थ अनुपाती पूछे, चतुर्थ समानुपाती पूछे, x बराबर b c बटे a हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हम एक का एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे तृतीय समानुपाती का पूछे तो जैसे 20-30 का तृतीय समानुपाती 2 अंक दे देगा, तो हमको कैसे करना है कि 30 इंटू 30 बटे 12, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 75। चतुर्थ समानुपाती का पूछे तो 6 5 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो हमको b इंटू सी करना, b इंटू सी बटे 2 करना, a करना है, तो 5 इंटू 21 बटे 6, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17.7। प्रथम समानुपाती पूछे तो a इंटू बी बटे 6, a इंटू बी बटे सी, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, सक्सेसिव मेथड, जैसे कि इसमें हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। सक्सेसिव मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये
हाँ यानी कि परसेंटेज सभी में ये इस तरह का फॉर्मूला यूज होता है कि आपको प्लस माइनस या डिस्काउंट वगैरह कुछ भी दे देगा तो आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, फर्स्ट सिंपल एसपी यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य घटा देना है तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और सीपी माइनस एसपी आएगा तो आपको हमेशा लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100, लॉस बट्टे सीपी इंटू 100। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। और आपसे पूछे विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस दिया हो और बटे 100 हो जाएगा। छठा, सीपी पूछे उसी तरीके से एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्लस माइनस आपको निशान दिखा रहा है कि यदि लॉस होता है तो माइनस होगा और प्रॉफिट होता है तो प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस सेम दी हो और प्लस माइनस आपको और संख्या भी प्लस माइनस दी है यानी कि लॉस और प्रॉफिट भी आपको सेम संख्या में दिया हो तो किस तरह से फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी कि ओवरऑल लॉस होगा इसमें। आपको याद रखिएगा कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस सेम दी हो और एक्स यानी कि जो भी समान संख्या प्लस माइनस दी हो तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। जैसे कि आप याद रखिए कि जैसे 2000 सेलिंग प्राइस है तो उस पर आपको लॉस एंड प्रॉफिट 20 का लॉस और 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा 20 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे तो हमेशा लॉस होगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि सेम सेलिंग प्राइस दिया हो एक्स और वाई यानी प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग दिए हो तो आपको किस तरह से यूज करना है फॉर्मूला, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2x प्लस एक्स वाई बटे 2x प्लस वाई परसेंटेज। ओवरऑल इसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। दोस्तों ये क्लास आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैंने इसमें इंग्लिश मीडियम का मैटर भी इतना ही आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि मैंने इसमें कुछ चीजें मेंशन की हैं इंग्लिश की। तो चलते हैं नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस सॉरी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ऐसा है बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी हो जाएगा मूलधन, आर हो जाएगी दर, टी हो जाएगा समय बटे 100। इसी तरीके से आपको मूलधन निकालना हो तो मूलधन निकाल के एस आई इंटू 100 कर देना और आर रेट निकालनी हो टाइम निकालना तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 का होल समय यहाँ लग जाएगा, कितना समय है उसका हम इस गांठ लगा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। जब भी ब्याज छमाई दिया हो तो एक वर्ष में कितने छमाई होती है, 2 छमाई होते हैं। छमाई का मतलब होता है कि 6 का भाग दिया यानी कि 6 का भाग दिया, अपन ने 12 में 6 का भाग दिया तो कितनी बार गया यानी कि 2 बार गया, 6 का भाग 2 बार गया तो ये हो जाएगा। दर इसमें आधी हो जाएगी और समय दुगना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब ब्याज तिमाही दिया हो तो 3 का भाग 12 में देंगे, 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 एक वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 4 तिमाही हो जाएंगी यानी कि दर बट्टे 4 और समय 4 गुना हो जाएगा। जब ब्याज मासिक दिया हो एक वर्ष में यानी कि 12 महीने यानी कि 12 ही होंगे तो दर बट्टे 12 इंटू समय भी 12 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये अच्छा है। जैसे कि आप 2 साल का निकालना चाहते हैं तो 2:1, 3 साल का निकालना चाहते हैं 3:3:1, 4 साल का निकालना चाहते हैं तो 4:6:4:1, 5 साल का निकालना चाहते हैं तो 5:10:10:5:1, 6 वर्ष का 6:15:20:15:6:1। तो आपको ये किस तरह से याद रखना है, तो ये बहुत इजी है कि कैसे याद रखोगे आप, कैसे जैसे कि आपने हमें याद रखना है 2 वर्ष का तो सिंपल है 2:1 याद रखिएगा। अब 3 वर्ष का निकालना है तो हमको 2 + 1 को प्लस कर लेना है तो कितना हो जाएगा 3, या फिर 3 का लेना है तो पहले तो आपको 3 आएगा ही तो 2 + 1 3 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 वर्ष का स्टार्टिंग में 4 लेना है, 3 + 3 = 6 हो जाएगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा तो और फिर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 ले लेना है, 4 + 6 = 10, 4 + 6 = 10, 4 + 1 = 5 और 1 का 1, ठीक है। 6 वर्ष का उसी प्रकार 6, 5 + 10 = 15, 10 + 10 = 20 और 5 + 10 = 15 और 5 और 1 6 और 1 का 1 हो जाए। तो वेरी सिंपल है और आप इस तरह कैसे करोगे
एग्जाम में तो ये काफी इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ट्रेन स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से हम गुना कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो 18/5 से हम गुना कर देंगे। औसत चाल पूछे, औसत चाल पूछे तो 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई कर देंगे। सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल पूछिए तो हम x माइनस वाई कर लेंगे, यानी ये x और y क्या है, x और y चाल है तो x को x माइनस वाई कर लेंगे। यदि हमसे पूछे समय पूछे एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करने में लगा समय तो ये जो d बराबर दूरी बटे x माइनस वाई, x माइनस वाई हो जाएगा। और यदि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल पूछे तो x प्लस वाई यानी कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, d अपॉन x प्लस वाई, यानी कि चालें जुड़ जाएंगी। यदि विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगी और यदि एक दिशा में है तो चाल घट जाएगी, याद रखिएगा। और d दूरी है और यदि विपरीत दिशा में समय पूछे तो दूरी बटा चालों का योग यानी कि x प्लस वाई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ट्रेन पोल पेड़ या व्यक्ति को पार कर रही है तो समय कैसे निकालेंगे, t बराबर एल टी बटे एस टी। एल टी क्या है, ट्रेन की लंबाई और एस टी ट्रेन की चाल है। क्योंकि इसमें हम पोल और पेड़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी कोई दूरी नहीं होती, इनकी कोई चाल नहीं होती, पेड़ वगैरह। तो यदि क्योंकि ट्रेन चल रही है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि व्यक्ति चल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा t बराबर एल टी बटे एस टी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म और ब्रिज को पार कर रही हो, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार कर रही है तो उसमें प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होती है तो वो भी जुड़ जाएगी इसके अंदर। t बराबर एल टी प्लस एल टी बटे एस टी, तो इस तरह हो जाएगा। जब ट्रेन और व्यक्ति एक दूसरे को की ओर आ रहे हैं तब किस तरह हो जाएगी, इसमें देखिए व्यक्ति की खुद की अपनी चाल है, ट्रेन की खुद की अपनी चाल है, लेकिन व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, तो याद सिंपल हो जाएगा t बराबर एल टी बटे एस टी प्लस एस एम। जब विपरीत दिशा में जा रही हो तो चालें एक दूसरे की घट जाएगी, यानी कि ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को हम कम कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हो तब समय क्या होगा, दोनों ट्रेनों की अपनी अपनी लंबाई होती है और जुड़ जाएगी और अपनी अपनी चाल होती है वो जुड़ जाएगी जब विपरीत दिशा में जा रही है। और जब एक दिशा में जा रही हो तो दोनों की ट्रेनों की लंबाई तो जुड़ जाएगी लेकिन चालें एक दूसरे की घट जाएगी, यानी कि इसमें S1 माइनस S2 हो जाएगा। दो ट्रेनें जिसकी लंबाई L1 व L2 है एक ही दिशा में क्रमशः x और y चाल से चल रही है, तब x y है तो तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो इसमें हो जाएगा, यानी कि तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा L1 बटे x माइनस वाई। एक तेज ट्रेन में बैठे व्यक्ति को धीमी ट्रेन को पार करने में लगा समय, यानी इसका हो जाएगा L2 बट्टे x माइनस 1। याद रखिएगा जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हम नहीं लेते, विपरीत दिशा के सापेक्ष x प्लस वाई ली जाती है, यानी कि चाल यदि एक ही दिशा में हो तो माइनस होगी, ये मैंने आपको एक ही दिशा में ली है, और यदि विपरीत दिशा में हो तो चालें जुड़ जाएंगी, ध्यान रखना। और जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हम नहीं लेते, इसलिए हमने लिए तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो तेज ट्रेन की लंबाई हमने इसमें दी है। और तेज ट्रेन में बैठे व्यक्ति को धीमी ट्रेन को पार करने में लगा समय, यानी कि L2 हमने इसके अंदर लिया है। नेक्स्ट, बोट एंड डिस्टेंस, इसमें उल्टा हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसमें x प्लस वाई हो जाएगा, हम उसमें अगर एक ही दिशा में जा रही थी तो x माइनस वाई कर देते, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। शांत जल x क्या है, शांत जल में नाव का वेग x और शांत जल में धारा का वेग y, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि नाव का वेग d और धारा की दिशा में नाव का वेग d और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग u बराबर x माइनस वाई हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल d प्लस u बटे 2, शांत जल में धारा की चाल d माइनस u बटे 2 हो जाएगा। टोटल टाइम पूछे
टी डी प्लस टी यू बराबर टी, और डिफरेंस जो टाइम पूछे टी डी माइनस टी यू बराबर टी। डी क्या है? धारा की दिशा में नाव का वेग, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग यू हो। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये नॉर्मल देखिए, आपको इस तरह का टी निकालने, जैसे कि एक्स और वाई दिया हो तो आपसे टी यानी कि टाइम निकालने के लिए पूछ सकता है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। यदि आपको धारा की दिशा में नाव का वेग निकालने के लिए बोला जाए तो उसके अंदर आप कर देंगे 1/x माइनस वाई, और बी यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि 1/x प्लस वाई कर देंगे। अप एंड डाउन इस तरह की फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी पूछे x यानी जैसे शांत जल में नाव का वेग और शांत जल में धारा का वेग, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा 1/v प्लस 1/u/2, और y बराबर 1/v माइनस 1/u/2, इस तरह का हो जाएगा। क्षेत्रमिति अंशुरेशन, इसमें देखते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाण हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण हो जाएगी रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा इस तरह का ये आयत का हमेशा यानी चारों कॉर्नर 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू भुजा या 4a, विकर्ण हो जाएगा √2 भुजा यानी कि a√2। तो इसमें चारों साइडें बराबर होती है वर्ग के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में s बराबर अर्ध परिमाप यानी कि a प्लस b प्लस c बटे 2, ये s निकल के आ जाएगा। यानी कि a, b और c तीनों अलग अलग होती है विषमबाहु त्रिभुज में, तीनों साइडें अलग अलग होती है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? रूट s निकाल लेंगे 1 प्लस b प्लस c बटे 2 से, ठीक है। तो हम s निकाल के रूट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट त्रिभुज, त्रिभुज देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, परिमाप हो जाएगा l इंटू b इंटू h, l इसमें लंब हो जाएगा, b आधार हो जाएगा, h कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस परिमेय है h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समकोण के अंतर्वर्ती त्रिज्या क्या होती है? देखिए समकोण के अंतर्वर्ती त्रिज्या अगर पूछे तो इसमें क्या करेंगे आप? कर्ण लंब प्लस आधार माइनस कर्ण को बटे 2 कर देंगे। समकोण त्रिभुज की परिवर्ती त्रिज्या पूछे तो कर्ण बटे 2 कर देंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, तो ये आपको याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रिवीजन करने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको निकालने में काफी सारा समय निकल जाता है। तो इसको आप मुंह जवानी याद रखिएगा। जैसे कि लंब, जैसे कि 11 60 61, 11 60 61 किस तरह से याद रखिएगा? जैसे कि l लंब हो गया 11 और b आधार 60 और h 61, यानी कि लंब आधार और कर्ण हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी सारी मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी इस तरह की वीडियो में मोटिवेट होकर काफी सारी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट चलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगी √3/2 भुजा, परिमाप हो जाएगा 3 भुजा। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या हो जाएगी a/√3 और समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या हो जाएगी a/2√3। ये ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 यानी कि समान डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। यदि ऊंचाई पूछे तो आपको क्या करना है कि ऊंचाई दे देगा और आपको लंब पूछेगा तो सारे लंब जुड़कर ऊंचाई निकल जाएगी समबाहु त्रिभुज की। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा b/4 √4a² माइनस b स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगी 1/2 √4a² माइनस b स्क्वायर, परिमाप हो जाएगा 2a प्लस b। तो इसकी दोनों साइड समान होती है और एक साइड अलग होती है, तो शीर्ष लंब आधार को 2 बराबर भागों में काटता है, ध्यान रखिएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू h इंटू एल प्लस बी, ऊंचाई क्षेत्रफल बटे 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा b इंटू एच या b ए बी साइन थीटा, ठीक है। h ने दिया हो और आपको दो साइड दी हो तो ए बी साइन थीटा ये हो जाएगा। परिमाप 2 एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा।
और इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि जैसे कि विकर्ण दी गई होंगी आपको, तो ए या बी कुछ भी पूछ लेगा, तो ये आपको इंपोर्टेंट कर लेना है ये भी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 और D2 है विकर्ण इसके अंदर, और ये ध्यान रखिएगा बीच का कोण समकोण नहीं होता, ये कोण समकोण नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, इसमें विकर्ण है, परिमाप 4 है। 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसमें आपको देखिए परिमाप कुछ भी पूछ सकता है, परिमाप निकालने के लिए बोल सकता है इसके अंदर, जैसे D1 और D2 दे दो, विकर्ण की लंबाई दे देगा आपको, और आपको पूछेगा क्षेत्रफल या फिर परिमाप पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू भुजाओं का योग 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। यदि PQ यानी कि PQ पूछे, PQ की लंबाई पूछे तो 1/2 a प्लस b हो जाएगा। विषमबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 DP प्लस DQ इंटू AC। ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट वर्त। वर्त का सर्कल, वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, व्यास हो जाएगा 2r, चाप की लंबाई पूछे तो 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360 हो जाएगा। वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आर स्क्वायर कोष्टक थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, अगर त्रिज्या खंड पूछे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 या एल 1/2 आर इंटू एल, ये हो जाएगा वर्तखंड, ये हो जाएगा त्रिज्या खंड, ये पूरा है त्रिज्या खंड। और यदि अगर वर्तखंड पूछे तो ये इतना सा क्षेत्र, इतना सी जगह है वर्तखंड की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्षेत्रमिति 3D में करते हैं। घनाभ, क्यूबॉइड, आयत, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। विकर्ण हो जाएगी ऋण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। गुण का दीवारों का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 2 इंटू L प्लस B, ये L प्लस B हो, ध्यान रखिएगा L प्लस B इंटू H। आयतन पूछे L इंटू बी इंटू एच। छत और फर्श का क्षेत्रफल पूछे तो L इंटू बी हो जाएगा, ऊंचाई नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट घन का आयतन हो जाएगा AC यानी कि भुजा की। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी कि 6 भुजा स्क्वायर। विकर्ण हो जाएगा a रूट 3। एक फलक की विकर्ण पूछे तो आपको करना है a रूट 2, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। बेलन, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई या फिर पाई आर स्क्वायर एच। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का परिमाप इंटू एच 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्तों का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। अब चलते हैं नेक्स्ट खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। आर क्या है, बाहरी त्रिज्या है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है। प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई प्रिज्म का आयतन हो जाएगा। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल तथा शीर्ष का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा प्रिज्म का। नेक्स्ट शंकु। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर या एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये पूछा अगर निकाले एल निकालनी हो तो कैसे हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा सूत्र। नेक्स्ट चलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं। ठीक है, कई कंफ्यूज होता है इसलिए मैंने दोनों को मेंशन कर दिया। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि रास्ता दे देगा आपको कि उसके बीचों बीच रास्ते की लंबाई दे देगा और उसका बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल वगैरह कुछ ऐसा पूछ लेगा आपसे। चौड़ाई पूछ लेगा, चौड़ाई पूछ के अगर लंबाई दे देगा तो लंबाई देके अगर चौड़ाई पूछ लेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा। तो उसी कॉन्सेप्ट बेस पर मैं ये फॉर्मूला लेके आई हूँ। जैसे कि आपसे पूछते हैं बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे होगा। जैसे कि ये बीचों बीच है, बीचों बीच, तो उसका हो जाएगा L प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। भारी रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारी रास्ता, ठीक है। तो उसका हो जाएगा L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, ठीक है। आंतरिक परिमाप हो जाएगा 2L प्लस बी, बाहरी परिमाप हो जाएगा 2L प्लस बी प्लस 4W। आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। भारी परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, आंतरिक परिमाप 2L प्लस बी माइनस 4W। दोस्तों आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेंगे फॉर्मूले, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये काफी इजी लगेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको जो भी वैल्यू दी रखी गई होगी वो आपको इसके अंदर पुटअप करनी है, उसके बाद में आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको रख लीजिएगा या फिर किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी इसके अंदर, तब आपको क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। चौथा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab हो जाएगा। और पांचवा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छठा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। सातवां a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी हो जाएगा। आठवां a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। दोस्तों ये माइनस है, a माइनस बी हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। 10 नंबर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। दोस्तों ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्यूब वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। 12 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दे देगा आपको, और a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिए और पूछे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा 3abc। और यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस बी सी प्लस सी दे दे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 3ab, ठीक है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और पूछे a की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस सी की घात 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी सारे इंपोर्टेंट है, ये यानी कि मैं सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले इंपोर्टेंट लेके आई हूँ कि आपको इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपका रिवाइजन भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए आपको वैल्यू दे देगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n, तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें आपको करना है n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। n x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर n दे देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछेगा तो आपको करना है n स्क्वायर प्लस 2। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा रूट n स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर n है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो रूट x स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n दिया हो, तो
तब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछे तो एन का क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एन है, तब एक्स का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब बराबर, यानी कि ये नहीं है यहाँ पे एन है, तो ये एन है, यह ध्यान रखिएगा। एन का क्यूब प्लस 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यदि आपको दे दे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन, तब पूछे आपको कि एक्स घात 5 प्लस बटे एक्स घात 5, 1 बटे एक्स घात 5, तो इसका ये हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला रहेगा कि आपको पहले एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेना है, फिर उसके बाद में इंटू कर देना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को, और उसमें माइनस बैठा देना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस में पूछे तो आपको माइनस का ध्यान रखना है। जैसे कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एन है, तब एक्स घात 5 माइनस एक्स घात 1 बटे एक्स घात 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में लाल बट्टे का याद रखिएगा, लाल बट्टे का साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस, ये ध्यान रखें। लंब कर्ण आधार, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोसिस बराबर कर्ण बटे एल, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे एल। याद आपको ऐसे रखना है कि जैसे कि साइन बराबर क्या होता है एल बटे के, और यदि आपसे कोट का पूछे तो आधार बटे एल हो जाए। लाल बटे का याद रखना है। साइन बराबर 1 बटे कोसेस थीटा, या साइन इंटू कोसेस थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोसेस थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेस थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा बराबर ये होता है कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है साइन बटे कोस थीटा, कोस थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये टेबल आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। जैसे साइन कोस टेन कोस सेक कोसेस, सभी का आप एक बार इसमें सोच ले लीजिएगा। इसमें करके आप इसको याद तो कर ही लेना, क्योंकि डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर जब याद नहीं होते तो एक भी चीज याद नहीं होगी तो आपका पूरा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हो नहीं पाएगा आपका। और इसमें देखिए एक में जीरो का भाग देने पर जीरो आएगा, और जीरो में एक का भाग देने पर अनंत आएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट ही लिख आई हूँ आपके लिए। ठीक है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एक्स है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे एक्स हो जाएगा। यदि कोसेस थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एक्स है, तो कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे एक्स। यदि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यदि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, तो ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर डी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा। यदि ए कोट थीटा प्लस बी कोसिस थीटा बराबर सी है, तथा ए कोसिस थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर डी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 2। साइन थीटा की घात 4 प्लस कोस थीटा की घात 4 बराबर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा की घात 6 प्लस कोस थीटा की घात 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हो जाएगा। साइन ए माइनस बी आए तो साइन ए
इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और कोस ए प्लस बी पूछे तो कोस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। कोस ए माइनस बी पूछे तो कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। दोस्तों मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर की हैं दोस्तों, काफी सारी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। काफी सारी मेहनत लगी है इसमें, सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे करके लिखना और फिर पीडीएफ बना के इसको करवाना, तो काफी सारी मेहनत लगी है। तो दोस्तों प्लीज हो सके तो आप इसको शेयर भी करिएगा आपके दोस्तों के साथ, और एक फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी मेहनत। तो प्लीज दोस्तों, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।